बज चुके हैं और आप प्रोग्राम देख रहे हैं 5 का 5 और मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों से आगाज करते हैं और फिर कुछ अहम तरीन खबरें जो अभी तक की बड़ी खबर है उस पर भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले पहली खबर पर आते हैं जो अभी तक की अहम और बड़ी खबर है और उन मुलाजमीन के हवाले से आपको खबर बताते हैं जिनको लेकर सिफारिश गई है कि उनको मुलाजमतों से बर्खास्त किया जाए। पहली खबर असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर की है, जहां पर असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर ने प्रोजेक्ट ऑफिसर्स वेज एम्प्लॉयमेंट का हुक्मनामा सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 35 मुलाजमीन जो मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत मुलाजमत बीके पोरा और सुरसियार ब्लॉक के अंदर है, उनको मुलाजमतों से फारिग किया जाए। ऑफिशियली जो कम्युनिकेट किया जा रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि जो ग्राम पंचायतों के अंदर काम होना था और जिस तरीके से सिस्टम को चलाना था उसमें ये तमाम लोग नाकाम हुए हैं। इस वजह से सिफारिश की गई है कि इन्हें नौकरियों से फारिग किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट बडगाम की सिफारिश चली गई है। अब देखना होगा कि एसीडी बडगाम की इस सिफारिश पर जिसमें 35 लोगों को फारिग करने की बात कही गई है, कितना रद्द अमल होता है सरकार की तरफ से, क्योंकि लवाजमात पूरी लगभग कर दी गई है एसीडी बडगाम की तरफ से। इसके बाद दूसरी अहम खबर पर आते हैं और दूसरी बड़ी खबर आग की वारदात है और ये आग की वारदात की खबर आज सुबह की है, जहां पर तोसम जो दूध पथरी का इलाका है वहां पर आग की वारदात हुई है और 12 छोटी दुकानें टी स्टॉल्स खाकिस्तर हुई है। और जब ये 12 टी स्टॉल्स खाकिस्तर हुई है तो इसके फौरन बाद अब चिमेगोइयां हो रही हैं, सवालात उठ रहे हैं और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये आग लगी है ये लगाई गई है या जानबूझकर इस तरीके का माहौल वहां पर पैदा किया गया कि ये लोग अपना रोजगार ना कमा सके। बहरहाल 12 के करीब टी स्टॉल्स जो आप दूध पथरी के बाहर देखते थे, जहां पर नमकीन चाय और मक्की की रोटी आप खाते थे, अब कुछ दिनों के लिए शायद वो चीजें आपको ना देखने को मिली क्योंकि अचानक रात देर गई आग नमूदार हुई और आज इंतजामिया के आला अफसरान भी वहां पर पहुंचे, ताहम कोई सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा है। दूध पथरी के 12 वो घर जो यहां से रोजगार कमाते थे अपना और घर को पालते थे, उनके लिए बिल्कुल बुरी खबर, क्योंकि 12 के 12 स्टॉल जो है रात की तारीख में खाकिस्तर हो गए हैं। चलिए जनाब तीसरी खबर पर आते हैं और तीसरी खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौसम का मिजाज इंतहाई गर्म है जम्मू और श्रीनगर के अंदर और मतला अबर आलूद रहने के बावजूद भी बारिश का कहीं पर दूर दूर कर नामो निशान नहीं है। और यही वजह है कि आज भी शहर श्रीनगर के अंदर दर्जे हरारत 35 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया और मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर भी भारी रश आज हफ्ते के पहले दिन भी देखने को मिला है। इस बीच मरकजी महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक इस महीने के आखिर पर मगरिबी हवाओं का असर जरूर देखने को मिल सकता है, जिस दौरान बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। लगातार गर्मी की वजह से नदी नालों के अंदर पानी का बहाव कम हो गया है, जिसकी वजह से खेत खलियानों के अंदर काम करने वाले काश्तकार भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि मुसलसल पानी का बहाव कम हो रहा है, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है सूबा कश्मीर के अंदर। इस बीच सूबा जम्मू के अंदर हल्की सी राहत तब मिली जब रात को बादल जरूर दिखे लेकिन हल्की बारिशें हुई, लेकिन आज पूरे दिन दर्जे हरारत इंतहाई गर्म रहा है। जम्मू सूबे के तमाम इलाकों से इस तरीके की इतलात है। उसके बाद जनाब एक और अहम और बड़ी खबर पर आते हैं और बात करते हैं करगिल विजय दिवस की। और करगिल विजय दिवस के हवाले से अहम और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि वजीर आजम साहब लद्दाख का दौरा कर सकते हैं और इस जिमन में 26 जुलाई की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया है। 24 जुलाई को लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आज खुद मुशाहिदा करेंगे द्रास के अंदर, 25 तारीख को तकरीब होगी और 26 तारीख को भी वजीर आजम साहब द्रास के अंदर पूरा दिन बिताएंगे, जिस दौरान वो जहां एक तरफ से फौजी जवानों के साथ मुलाकात करेंगे, वहीं पर यह भी इतला आ रही है कि एक तरफ से वजीर आजम साहब मौजूद रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ से सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अलावा तीनों फौजों के सरबराहान भी यहां पर मौजूद रह सकते हैं। द्रास का इलाका, वजीर आजम साहब की आमद 26 जुलाई की तारीख, और यह माना जा रहा है कि यह 5 अगस्त सन 2019 के बाद वजीर आजम का दौरे लद्दाख पहला होगा। सियासी तौर पर भी इसको काफी अहमियत से देखा जा रहा है
और फिर मिलिट्री आई से या डिप्लोमेटिक आई से भी इसे अहम माना जा रहा है। चलिए जनाब, आखिर पर आपको पांचवी खबर से भी बाखबर करते हैं, जहां पर आज से बाज़ाब्ता तौर पर लोकसभा का इजलास दोबारा शुरू हो गया है और आज पहले दिन ही कई मामलों पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने सरकार को घेरने की कोशिश की। जहां आज एनईटी मामला जबरदस्त तौर पर छाया रहा, वहीं पर मुख्तलिफ सवालों का जवाब भी हिज़्ब इख्तिदार की तरफ से दिया गया है। इस बीच तमाम नजरें कल पर मरकूज रहेंगी, जहां पर निर्मला सीतारमण वजीर खजाना 7वीं मर्तबा कल अवाम के सामने बजट रखने जा रही है। इस बीच बजट कल होगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आज टेबल की गई है, जिसके मुताबिक मुल्क तरक्की की ओर गामजन है और कई अहम हसास इदारे जहां पर खदशात ये जाहिर किया जा रहा था कि शायद मामला सही नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ने वहां पर अपनी कहानी साफ बता दी है कि सूरत हाल बेहतर है। इस बीच तमाम नजरें कर हिज़्ब इख्तिलाफ पर भी रहेंगी। जब बजट पेश होगा तो क्या हिज़्ब इख्तिलाफ खामोशी के साथ तमाम मामलात को सुनेगा या हंगामे के बीच निर्मला सीतारमण को अपना बजट पेश करना होगा। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी इंतहाई अहम दिन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी मीज़ानिया कल पेश किया जाएगा। मरकज के मातहत जम्मू कश्मीर है, इसलिए तमाम बजट्स पिछले 5 साल से मुसलसल ऐवान के अंदर पेश किए जा रहे हैं और यह 7वां बजट मरकजी वजीर खजाना कल पेश करेगी और इस तरीके से लोकसभा की कार्रवाई कल एक बार फिर सुबह 10:30 बजे शुरू हो जाएगी। चलिए जनाब, ये तो थी वो 5 बड़ी खबरें जिन्हें अभी तक आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख चुके थे, लेकिन अभी तक की अहम और बड़ी खबर पर आते हैं और बात करते हैं श्रीनगर की, जहां पर शिया सुन्नी इत्तेहाद का मुजाहिरा एक बार फिर किया गया है और इत्तलात और खबरों के मुताबिक शिया सुन्नी इत्तेहाद को लेकर श्रीनगर के अंदर अहम तरीन इजलास थोड़ी देर पहले इख्तिताम पजीर हो चुका है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की सरबराही में उलमा का इजलास श्रीनगर के अंदर इख्तिताम पजीर हुआ है। खानकाए मुअल्ला समेत कई मामलों पर इस इजलास के अंदर हुई है बात और यह साफ कर दिया गया है कि हम आहंगी के जरिए और एक राब्ता कमेटी के जरिए से तमाम उन मामलात को हल किया जाएगा जो पिछले 8-10 दिनों से देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की है, जब मीरवाइज मंजिल नगीन के अंदर मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की सरबराही में अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास के अंदर दारुल उलूम रहीमिया के मोहतमिम रहमतुल्लाह कासमी, जमियत अहले हदीस के सदर मुफ्ती मोहम्मद याकूब बाबा, कारवान इस्लामिया के सरबरा मौलाना गुलाम रसूल हामी, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर और अंजुमन शरीयत और दीगर लोग भी वहां पर मौजूद रहे, जिसके फौरन बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे की मशावरत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मीरवाइज ने थोड़ी देर पहले खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि किसी भी सूरत में इत्तेहाद को बरकरार रखना है और जो भी ये पिछले कई दिनों से मामलात सामने आए हैं इन्हें हम आहंगी के साथ हल भी किया जाएगा। मीरवाइज उमर फारूक मीडिया से खिताब कर रहे हैं और ये मीडिया से उनके घर पर खिताब 5 अगस्त 2019 के बाद पहला होगा। हमारे जो मेंबर हैं, हमारे जो मेहराब हैं, इंशाल्लाह वहाँ से सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद, यकजहती और इत्तेफाक और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा और हम कोई ऐसी बात या ऐसा तफरुक का बर्दाश्त नहीं कर सकते इस मरहले पर जिससे कि इस कौम में इंतशार पैदा हो, इस कौम में जो है वो नाइत्तिफाकी पैदा हो। और हम अपनी अपनी जमातों के हवाले से भी, अपने अपने जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हवाले से भी इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ऐसी कोई बात न हो जिससे कि उम्मत में इख्तिलाफ और इंतशार का खुदा न खास्ता कोई ऐसा पहलू सामने आए। और वक्तन फ़वक्तन अगर कोई इशू होता भी है तो हमने फ़ैसला किया है कि फ़ौरन एमरजेंसी बुनियादों पर हम बैठा करेंगे और उसका हम सदेबाब निकालेंगे। और हम ख़ासकर तमाम लोगों से अपील करते हैं कि सोशल मीडिया का एक, हम समझते हैं कि मीडिया और सोशल जो हमारा मीडिया है उसका एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है, असर है, लेकिन हम उस हवाले से भी अपील करना चाहते हैं कि उसका गलत इस्तेमाल खुदारा न किया जाए। ऐसे पोस्ट न किए जाएं जिससे कि नाइत्तिफाकी जिसमें बढ़े, जिसमें इंतशार बढ़े, जिसमें आपसी नफ़रत बढ़े। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वैसा हम तरीक़ेकार वज़ा करें कि इस मरहले पे इत्तेहाद और यकजहती के दामन को और वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुक़ू का जो हमारा इरशाद खुदाबंदी है उस बुनियाद पर, कलिमा वहदत की बुनियाद पर इंशाअल्लाह हम सब मुत्तफ़िक़ हैं
اور ابھی تک جو ایشوز جو محرم کے حوالے سے جو کچھ معاملات جو سامنے آئے اور اس پر جو بیان بازیاں بھی ہوئی، اس کا ہم نے بہت ڈیٹیل میں جائزہ لیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آئندہ کسی کو کوئی غلط بیانی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کوئی انتشار کا بیان ہمارے ممبر سے، ہمارے سٹیجوں سے یا ہمارے فورموں سے یا ہمارے پارٹیز سے جو ہے وہ نہیں نکلے گا. اگر کوئی نکلتا بھی ہے تو اس کے خلاف مشترکہ مل کر ہم کارروائی کریں گے اور عوام میں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ میں کہوں گا کہ عوام میں ان لوگوں کو، ان عناصر کو سامنے لایا جائے گا کہ جو اس نازک مرحلے پر ملت کے اور اس جموں کشمیر کے مسلمانوں کے اتحاد کو جو لوگ زخم پہنچانا چاہتے ہیں اس کی ہم اجازت ہرگز نہیں دے سکتے. اور انشاءاللہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی مسائل ہوں، جو بھی ایشوز ہوں، اگر کوئی بات ہو تو اسے ہم مشاورت کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے اس پر غور کیا کریں گے. اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کوئی چیز رپورٹ کرتے ہیں یا آپ کوئی چیز مارک کرتے ہیں تو کائنڈلی اس سے قبل کہ آپ اس کو میڈیا میں اچھالیں یا اس کو اپنی چینلز کے ذریعے آپ اس پہ دے کے کم سے کم ہماری نوٹس میں پہلے اس بات کو لائیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ جسے ہم کہ پہلے مرحلے پہ ہی جو ہے وہ اس کا ہم سدباب نکال سکیں. مجھے پورا یقین ہے کہ الحمدللہ ہماری جو یہاں پہ مشترکہ یہ علماء کی قیادت ہے، جو ہمارے ہر مسلک کے یہاں پہ ذمہ دار موجود ہیں اور پورے جموں کشمیر کی میں کہوں گا کہ یہاں پہ نمائندگی ہے اور کچھ افراد نہیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم ان کو بھی دعوت دیں گے. ہم میں وہ صلاحیت موجود ہے، ان سب میں وہ. چلیے، میروائز مولوی محمد عمر فاروق پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. 5 اگست سن 2019 کے بعد پہلی مرتبہ سری نگر کی اپنی رہائش گاہ نگین پر میروائز میڈیا سے خطاب کر رہے تھے. معاملہ 10 محرم کے چل رہے کچھ معاملات کو لے کر تھا، جن میں خانقاہ محلہ کا معاملہ تھا. کچھ علماء کی طرف سے بیان بازی سوشل میڈیا پر چل رہی تھی، جس کو لے کر آج ایک حکمت عملی ترتیب دینے کی بات بھی کہی گئی. سیدھے سری نگر چلیں گے. عمران نائکو میروائز منزل سے ہمارے ساتھ براہ راست جوائن کر چکے ہیں. عمران، اپڈیٹ کریں جی. میروائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی ہم نے ہم آہنگی آپس میں معاملات کو حل کیا جائے گا، لیکن ہمارے پاس اطلاع تھی کہ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی جائے گی جو تمام معاملات کو دیکھے گی. اور یہ جو گزشتہ دنوں خانقاہ محلہ کا انسیڈنٹ تھا، اس کو لے کر بھی ایک بڑی ریزنمنٹ دونوں طرف سے دیکھنے کو مل رہی تھی. جی بالکل، آج میروائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کی صدارت میں متحدہ مجلس علماء کا ایک اہم اجلاس میروائز کی رہائش گاہ نگین پر منعقد ہوا، اور اس میں تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء تھے، جس میں شیعہ علماء بھی تھے. جو جید شیعہ علماء کرام اس اہم اجلاس میں انہوں نے شرکت کی. ساتھ ساتھ جو مختلف مکتبہ فکر ہے سنیوں کی، جس میں بریلوی مکتبہ فکر ہے، اسی طریقے سے اہل حدیث وغیرہ، سب علماء نے یہاں پہ شرکت کی. اور بنیادی جو اس اجلاس کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ مسلقی جو منافرت ہے اس کو دور کریں. جو کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر یا کچھ علماء کی جانب سے بیان سامنے آیا، خاص کر محرم الحرام کے حوالے سے، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو خانقاہ مولا کے اندر معاملہ پیش آیا، تو اس معاملے پر چونکہ کچھ خبریں ایسی جس طریقے سے ہوا دی جا رہی تھی کہ شیعہ سنی جو تفرقے کی بات ہو رہی تھی، تو اسی چیز کو لے کے آج متحدہ مجلس علماء کا یہ اہم اجلاس منعقد ہوا. اور میروائز کشمیر کے ساتھ ساتھ اس میں گرینڈ مفتی آف جموں اینڈ کشمیر مفتی ناصر الاسلام بھی موجود تھے. تو کل ملا کے اس اجلاس کا یہی مقصد تھا کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ اس متحدہ مجلس علماء کو مضبوط بنانا ہے، اور اگر کسی تنظیم کی طرف سے، مسلکی تنظیم کی طرف سے، کسی دینی تنظیم کی طرف سے ایسا کوئی بیان سامنے آتا ہے جس میں یہ کوشش کی جائے کہ مسلکی منافرت پھیلنے کا خدشہ ہے، تو اس حوالے سے میروائز عمر فاروق نے یہی کہا کہ ہنگامی بنیاد پر متحدہ مجلس علماء کا اجلاس بلایا جائے گا، اس پہ مشاورت ہوگی، اور بھی کئی اہم ایشوز پہ بات کی گئی. اور کل ملا کے یہ معاملہ جو ہے اس پر کوئی حکمت عملی ترتیب 10 دنوں سے بنا تھا یہاں پہ، اس حوالے سے یہی کہا گیا باضابطہ طور پر یہ ڈائریکشنز دی گئی ہے جو بھی متحدہ مجلس علماء ہے مختلف مسلکوں سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان سے یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی مکتبہ فکر کا جو عالم ہے وہ ایسی بات نہ کرے جس میں مسلکی منافرت پھیلنے کا خدشہ ہو. اگر ایسی سچویشن بنتی ہے تو اس حوالے سے جو اجلاس ہے فٹافٹ یا ہنگامی بنیاد پر بلایا جائے گا، اور اس معاملے پر جو ہے بات چیت ہوگی، اور متحدہ مجلس علماء اس تنظیم یا اس مسئلے کے خلاف باضابطہ طور پر کارروائی بھی کرے گی. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. نگین سے بتا رہے تھے ڈیٹیلز کی کیا کچھ ہوا ہے. بہرحال معاملہ انتہائی سنگین ہے، کیونکہ
कि पिछले कई दिनों से 10 मुहर्रम को लेकर और 10 मुहर्रम के आसपास की जो मजलिसें हुई हैं उस पर सोशल मीडिया पर कई बातें लिखी जा रही थी, उसको लेकर रोक करने की कोशिश की गई मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की तरफ से। तमाम देखना होगा कि अब इसका असर ग्राउंड पर किस तरीके से देखने को मिलता है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सियासत की करते हैं, क्योंकि सियासत के अंदर हर दिन एक नया नाम जुड़ रहा है और एक नया बाप भी देखने को मिलता है। और इसी ज़िमन में अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर से आज एक बार फिर सियासी पार्टियों के अंदर हलचल तेज हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जहां तक हम बात करें जिसकी सरबराही मोहम्मद अल्ताफ बुखारी कर रहे हैं, वहां पर भी इन दिनों चिमेगोइयां तेज हैं। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में हलचल इंतहाई तेज हो गई है, क्योंकि सीनियर नायब सदर उस्मान मजीद ने अपनी राब्ता साइट एक्स से पार्टी का नाम हटा दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीनियर नायब सदर उस्मान मजीद ने अपनी पार्टी का सोशल मीडिया साइट एक्स से नाम हटा दिया है और साबिक वजीर और मेंबर की हैसियत से अपना तारुफ वहां पर लिख दिया है। इससे पहले बाज़ाब्ता तौर पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का नाम वहां पर तहरीर किया गया था, लेकिन अब थोड़ी देर पहले इतलात इस तरीके की आई है कि उस्मान मजीद ने अपनी पार्टी का नाम अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर से हटा दिया है और एक्स से हटाने के फौरन बाद पार्टी के अंदर भी इस पूरे मामले पर चिमेगोइयां चल रही हैं। अगरचे ऑफिशियली कोई रेजिग्नेशन उनकी तरफ से नहीं आया है, न पार्टी ने इस बात की कोई तस्दीक की है, ताहम यह जरूर कहा जा रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। और पिछले कई दिनों से जब से पार्लिमानी इंतखाबात चल रहे थे तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी, कई बार उस्मान मजीद ने उनकी वजाहत भी की है, लेकिन इत्तलात यही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और उसकी नाराजगी का आज पहला असर सोशल मीडिया साइट एक्स पर देखने को मिला, जहां पर उस्मान मजीद ने अपनी पार्टी का नाम हटा दिया, साबिक वजीर और लेजिस्लेटर के तौर पर एक्स पर यह तहरीर कर दिया। और यह आने के बाद सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि हलचल और ज्यादा आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, कुछ भी सियासत के अंदर देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा, इन दिनों खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होंगे, लेकिन असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी दल बदली का भी सिलसिला चला है। पिछले कई दिनों से कई लीडर लेफ्ट राइट हो चुके हैं और उस बीच उस्मान मजीद का सोशल मीडिया साइट एक्स से पार्टी का नाम हटाना और उसके फौरन बाद तरह तरह की खबरें सामने आने से इसमें मजीद हवा मिलती हुई नजर आ रही है। ताम उस्मान मजीद की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि उन्होंने अभी इस तरीके का कोई प्रोग्राम नहीं किया है, लेकिन जरूर उन्होंने इस बात को माना कि ये चीज की गई है, यानी ये इस तरीके से नहीं हुआ कि एक बाय डिफॉल्ट हुआ हो। उन्हें पता है कि पार्टी का नाम उनके सोशल मीडिया साइट एक्स से हट चुका है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं जी, जरा बात अब एक और अहम बात करते हैं और बात सरहद की करते हैं, जहां पर आज सुबह 3 बजे एक ऑपरेशन शुरू हुआ और शाम 5 बजे भी वो ऑपरेशन जारी है। रजौरी से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि रजौरी के जंगलात में ऑपरेशन जारी है। वीडीजी के घर पर यानी विलेज डिफेंस गार्ड के घर पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया था। फौजी तर्जमान ने इसकी तस्दीक की, उस हमले को पसपा किया गया, नाकाम किया गया। ताहम इस पूरे मामले के दौरान जबरदस्त गोलाबारी हुई है जो तकरीबन 3 से 4 घंटे तक जारी रही और आज पहली किरण के साथ ही इस ऑपरेशन को मजीद वसी कर दिया गया। इजाफी कुंभक इस पूरे इलाके की ओर भेज दी गई और इस वक्त भी रजौरी के इस इलाके के अंदर ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं, आज सुबह की हैं, जब जबरदस्त गोलाबारी वहां पर हुई थी, फायरिंग हुई थी जो, और इस फायरिंग के नतीजे में 2-3 खबरें सामने आ रही थी। जहां खबर एक फौजी जवान के जख्मी आने की आ रही थी, शाम होते हुए भी फौजी तर्जमान की तरफ से इस पर कोई तस्दीक नहीं की गई। खबर यह आ रही थी कि एक सिविलियन जख्मी हुआ है, उस हवाले से भी इंतजामिया की तरफ से कोई भी तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे इलाके के अंदर ऑपरेशन लगातार जारी है और सुबह 3 बजे यह ऑपरेशन तब शुरू किया गया जब पुलिस के मुताबिक, फौज के मुताबिक इस इलाके के अंदर मुसल्लह अफराद ने विलेज डिफेंस गार्ड के एक रुकन पर गोली चलाने की, घर वालों पर गोली चलानी, जिसका जवाब दिया गया मकामी फौजी यूनिट की तरफ से। सीधे जमशेद मलिक के पास चलेंगे। जमशेद मलिक इस वक्त हमारे साथ रजौरी से ज्वाइन कर चुके हैं। जमशेद बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें, सुबह 3 बजे गोलियों का तबादला शुरू हुआ, सुबह 10-11 बजे तक भी वक्फे वक्फे से पूरा इलाका दहल रहा था। अभी ताजा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है
ऑपरेशन के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है? गौर बिल्कुल, जहां तक इस ऑपरेशन की बात करें, इस वक्त भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला वसी इलाके में देखने को मिल रहा। हालांकि सुबह से ही यहां गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी जो दोपहर तक जारी थी, मगर दोपहर के बाद गोलियों की आवाजें थम चुकी हैं और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि कई अफवाहें इसमें गर्दिश काफी की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई तरह की खबरें सामने आई जिसमें यह कहा गया कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया, मगर उसकी भी तस्दीक नहीं हो पाई। जहां एक फौजी जवान के जख्मी होने की खबर थी, वह भी फौज की तरफ से उसकी तस्दीक भी नहीं की। सिविलियन के जख्मी होने की भी तस्दीक पूरी तरह नहीं हो पाई। हालांकि सिविलियन और फौजी के जख्मी होने के जराये ने खबर जरूर ये कंफर्म किया कि ये सिविलियन और इसमें एक फौजी जख्मी हुआ है, मगर मिलिटेंट के हवाले से जहां तक खबरें गर्दिश कर रही थी कि एक मिलिटेंट मारा गया, उसके हवाले से मैंने पीआरओ डिफेंस से बात की है। उन्होंने कहा कि जब तक मिलिटेंट की डेड बॉडी रिकवर नहीं की जाती तब तक ये कहना मुश्किल है कि इसमें एक मिलिटेंट मारा गया है। हालांकि इस हमले के बाद पूरे वसी इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिला। उसके बाद दोबारा शिद्दत की फायरिंग आज दोपहर को भी देखी, मगर उसके बाद दोपहर के शिद्दत की फायरिंग के बाद सिलसिला थमा हुआ है और उसके बाद अभी तक कोई फायर की आवाज नहीं सुनाई दी, मगर वसी इलाके में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला अभी भी जारी है। गौर, अच्छा ये बताइएगा, ये जो कहा जा रहा है कि विलेज डिफेंस गार्ड जिसे गुज़श्ता दिनों सदर हिंद की तरफ से एजाज भी दिया गया क्योंकि उन्होंने एक ऑपरेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा लिया था, ये उनके अहले खाना पर हमला था, लेकिन मकामी फौजी चौकी ने उस हमले को पसपा किया, नाकाम किया है। बिल्कुल गौर, फौजी चौकी और फौज की जो नई एक चौकी कायम की गई है उसमें और इसके घर में जो विलेज डिफेंस कमेटी का मेंबर है, इसके घर में उसके फासला बहुत ज्यादा कम है, जिसके चलते ये खबर सामने आई कि पहले उसके घर में ग्रेनेड दागा गया, जिसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद फौज की तरफ से जब फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो मिलिटेंट वहां से भाग निकले हैं। हालांकि इस विलेज डिफेंस जो मेंबर है इसको अभी थोड़ी देर पहले ही आजाद से नवाजा गया था क्योंकि इसने इस इलाके में एक मिलिटेंट को मार गिराया था, जिसके बाद इसको ये आजाद से नवाजा गया और इसी के घर पर हमला हुआ है और उस हमले को नाकाम जरूर बना दिया गया, मगर उसके बाद लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है। हालांकि ये वो इलाका है यहाँ मैक्सिमम लोग इस गांव के जो वीडीसी मेंबर हैं तमाम के तमाम, इन गांव में जब भी कोई इस तरह की हरकत होती थी तमाम वीडीसी मेंबरान की तरफ से फायरिंग की जाती थी। सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है कि खिताई पीर पंचाल के अंदर घास और मक्की की फसल काफी ऊंची हो चुकी है, उसके साथ जंगल का इलाका है, वो काफी परेशानियों का उसके देखते सामना सेना को करना पड़ रहा है, मगर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। गौहर, बहुत शुक्रिया। रजौरी से जमशेद मलिक बता रहे थे कि ऑपरेशन जो सुबह 3 बजे शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है, गोलियों का तबादला थम चुका है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो एनफोर्समेंट वहां भेजी गई है, पुलिस, एसओजी, आर्मी, पैराट्रूपर्स की, वो लगातार इस ऑपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात सेहत की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से बड़ा दावा पेश किया जाता है कि सेहत शोबे को ऑन टॉप ऑफ द प्रायोरिटी रखा गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से जो खबर सामने आ रही है वो इस दावे को बेबुनियाद और गलत साबित कर रही है, क्योंकि बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सेहत का निजाम आहिस्ता करके मफलूज हो रहा है। करोड़ों रुपए से तामीर की गई बिल्डिंग वीरान पड़ी है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और शुमाली कश्मीर के अस्पतालों में तिब्बी अमले की कमी भी इस वक्त बताई जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये मामला इंतहाई अहम इसलिए है, दो अलग अलग मामला हम आपके सामने रख रहे हैं, तस्वीरें भी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। एक मामला वच्ची शुपियां का है जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर अस्पताल सन 2020 में इनॉग्रेट किया गया और इस तिब्बी मरकज पर कम व बेश 2 करोड़ रुपया सरफ भी किया गया है। और दूसरी तस्वीर हंदवारा की है जहां पर अमले की कमी की वजह से आज भी लोग गोनागो मुश्किलात से दो चार हैं। एक जगह पर अमला नहीं है, मरीज आ रहे हैं, लेकिन इलाज करे कौन? डॉक्टर साहब कहां पर है? यह हंदवारा की तस्वीर आपके सामने है और उसके साथ साथ एक और तस्वीर जो शोपियां की आपके पास आएगी जहां पर बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन न डॉक्टर है और न उस बिल्डिंग का माकूल इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि मकामी आबादी को कहा जा रहा है कि आप यहां से 15 से 20 किलोमीटर दूर जाएं क्योंकि वहां पर हमने पीएससी को तामीर किया। और यह बिल्डिंग क्यों बनाई, इसका जवाब आज तक भी कोई नहीं दे पाया है। यानी सेहत का शोबा जहां सबसे ज्यादा रश श्रीनगर की ओर लगता है, और हम देखते हैं कि गांव देहात से ज्यादा लोग श्रीनगर की ओर आते हैं, और पता यह लगता है कि जनाब गांव देहात में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, मैन पावर नहीं है, या फिर पॉलिसी मेकिंग में इतने लिक्यूनाज है कि अवाम गोनागो मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। सीधे शुपियां पहले चलेंगे जहां से हमारे साथ हमारे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं जी, इनके पास चलेंगे सबसे पहले, और फिर हम आगे भी बढ़ेंगे जहां
ہم بارہ ارشاد کے پاس بھی چلیں گے, شمیم کے پاس چلیں گے تھوڑی دیر میں ہم, جہاں سے ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا کچھ. چلیے سب سے پہلے شوپیان چلتے ہیں, جہاں سے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان نے جوائن کیا ہے. شبیر احمد کلے, ایڈوکیٹ شبیر احمد کلے صاحب جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ شبیر صاحب جوائن کرنے کے لیے. طبی محکمے کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اسٹیٹ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو آن دا ٹاپ آف دا ایجنڈا یہ کہا جا رہا ہے کہ گاؤں دیہات کے اندر انفراسٹرکچر کو بنانا اور مین پاور کو رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. ساؤتھ کشمیر کے اس بیلٹ کو جب میں دیکھتا ہوں, انفراسٹرکچر تو بنا ہے لیکن استعمال معقول نہیں ہو رہا ہے. وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیونکہ لگاتار آپ اس خبر پر بنے تھے, آپ نے کنٹینیوسلی افسروں کے ساتھ بات کی. وجہ کیا ہے کہ کروڑوں روپیہ صرف کرنے کے بعد بھی اسپتال قابل آمدرفت نہیں ہے, قابل استعمال نہیں ہے؟ جہاں تک ہاسپٹل کی بات آپ کر رہے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ واقعی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے, وہ جو لیفٹنٹ گورنر صاحب جو کہتا ہے یا چیف سیکرٹری صاحب کہتے ہیں وہ آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا ہے, صرف وہ ٹی وی پہ اور پریس کانفرنس پہ ہی ہوتا ہے. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ 2 سال پہلے ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے, یاسین چودھری صاحب نے یہاں اناگریشن بھی کی ہے. وہاں 2 کروڑ 3 کروڑ روپے اس میٹنگ پہ لگائے بھی, کوئی ہر جو سامان میسر ہے جو آج کل کے ہیلتھ سیکٹر میں ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ 2 سال سے پھر یہ بھول گئے ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اور ہمارے جو ڈی سی صاحب ہیں یہاں, یہ سب بھول گئے کہ ہماری بھی کوئی بلڈنگ ہے, کوئی ہیلتھ سینٹر ہے جو وچی علاقے میں ہے. تو وچی علاقہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, یہ شوپیان کا ایک ٹیل اینڈ علاقہ ہے, یہاں سے 20-30 کلومیٹر کی دوری پر ہے. تو اسی لیے اس میں پیسہ بھی بہت خرچ کیا تھا. ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے انوگریشن بھی کی تھی, لیکن اس کے بعد اس کا یہ پتہ ان کو نہیں چلتا ہے کہ یہاں بھی کوئی ہیلتھ سینٹر ہے کوئی. تو یہ آپ کو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری ایڈمنسٹریشن. اچھا, وجہ کیا ہے کہ اگر یہ ہیلتھ سینٹر بنایا گیا تھا صرف اس لیے تاکہ مقامی آبادی کو وہاں پر فائدہ ملے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے علاقے سے تقریباً 5 سے 8 کلومیٹر دور ایک اور سینٹر ہے, اس کو چالو کیا گیا اور یہ ایز اے سٹاک کے طور پر یا ایز اے گوڈاؤن کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے. ایسی کیا پولیٹیکل کوئی پرابلم ہے اس میں, یا ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن صحیح نہیں ہوا اس وقت؟ یہ تو 2020 کی بات ہے, وہاں اس وقت پولیٹیکل انفلوئنس بہت کم تھا. یہ تو ایڈمنسٹریٹو, چونکہ ایڈمنسٹریٹو انفلوئنس زیادہ ہے, اور یہ جو ہمارے ڈی سیز آتے رہے ان کو آج کل تو ہم اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں ریپرزنٹیٹو ہونا بہت ضروری ہے. لیکن یہاں جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو وہاں ایم ایل اے بھی ایک ہے, ایم ایل سی بھی ایک ہے, وہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں, لیکن ان کو اس چیز کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا. کیا ہمارا جو وچی ہے وہ تو ایک اہم علاقہ ہے, اس کو کیسے اگر وہاں ہیلتھ سینٹر بنے ہیں تو اس کو کیوں نہیں فنکشنل کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب یا ایڈمنسٹریشن اس میں دھیان زیادہ نہیں دیتے, کیونکہ یہاں کو آپ کو پتہ ہے کوئی یہ جو آئی ایس آفیسرز آتے ہیں تو ان کو صرف ٹی وی پہ ہی نظر آتا ہے سب کچھ. پریس کانفرنس ہمارے ڈپٹی کمشنر آفس میں ہی سب کچھ چلتا ہے, جو بھی کوئی فنکشن ہوتی ہے ادھر ہی ہوتی ہے, ٹی ویز آتے ہیں شام کو, سوشل میڈیا چلاتے ہیں. اچھا شبیر صاحب یہ بتائیے, اگر یہ آپ کا سینٹر فنکشنل ہوتا تو کتنی آبادی کو اس کا فائدہ مل رہا ہے, اور اب یہ آج فنکشنل نہیں ہے, یہ گوڈاؤن کے طور ہو رہا ہے, تو کتنا دور آپ کو جانا پڑ رہا ہے اور کتنی مشکلیں ہیں؟ یہ تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں, یہ کہ آج کے اس دور میں یہ تو عجیب سی بات لگتی ہے ہمیں, اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے کہ ہمارا ایک سینٹر پڑا ہے, اس پہ کروڑ روپے خرچ ہے, مشینری سب کچھ ہے, بلڈنگ بھی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, تو کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ اگر یہاں بلڈنگ ہے تو انفراسٹرکچر ہے تو یہاں ڈاکٹر کیوں نہیں ہے, باقی چیزیں. اور یہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ سب سے نیچے والا علاقہ ہے جو شوپیان سے 20-30 کلومیٹر دور ہے, ٹیل اینڈ پہ ہے, تو جہاں بھی ان کو کوئی پرابلم ہوگی تو وہ کہاں شوپیان کتنی دیر میں آئیں گے, ان کو تو بہت ٹائم لگتا ہے. تو اس طرف انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا, نہ ایڈمنسٹریشن نے دھیان دیا. اور ہمارے جو مجھے عجیب لگتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل جو وہاں ہوتے ہیں جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ان کو کیا ذمہ داری نہیں تھی کہ اس کو اجاگر کرنے کی. انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ نہیں بس صرف ووٹوں کے پیچھے لوگ پڑے ہیں, لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ زیادہ میں مانتا ہوں اگر ڈپٹی کمشنر اور باقی لوگ ذمہ داری مانتا ہوں, لیکن وہاں کے جو لوکل پالیٹیشین ہیں جو ہر وقت جلسے جلوسوں پہ نکالتے ہیں, بڑے بڑے لیڈروں کو دعوتیں دیتے ہیں, تو کیا ان کو یہ نہیں, ان کی مارل ڈیوٹی نہیں تھی؟ بہت شکریہ شبیر صاحب جوائن کرنے کے لیے, اپڈیٹ کرنے کے لیے. کیا کچھ صورتحال ہے وہاں پر؟ یہ تو جناب ساؤتھ شوپیان کا علاقہ جہاں پر بلڈنگ تو بنائی گئی لیکن آج تک وہ یوز ہی نہیں ہوئی اور اسے گوڈاؤن کے طور پر یوز کیا جا رہا. اب آتے ہیں نارتھ, جہاں پر بلڈنگ بھی ہے,
डॉक्टर भी होते थे, लेकिन आज के दिन सूरत हाल यह है कि पिछले 1 महीने से इस अस्पताल को देखने वाला कोई नहीं है और लोग गोनागो मुश्किलात से दो चार है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, जरा अपडेट करें, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं हंदवारा की, ये किस मरकज की है, क्या कुछ डिटेल है यहाँ पर? जी गवाह, मैं आपको बताता चलो, अगर मेवर इलाके की बात करेंगे, मेवर इलाके में जो है CHC सेंटर जो शॉटगन बाला है, मेवर अलंगे कनेक्शन का आखिरी गांव है, वहाँ पे जिस तरह मुकामी लोगों का कहना, आज जब मैं वहाँ पे सवेरे लोगों ने मुझे वहाँ पे फोन किया, जब मैंने वहाँ पे स्टोरी कवर की है, उनका साफ तौर कहना पिछले 1 महीने से जो है जो CHC सेंटर है वहाँ पे कोई मुलाजिम जो है 3 महीने से कोई नहीं आ रहा है। जब वहाँ पे माएँ बहनें दर्द में होती है या किसी को फर्स्ट एड या वहाँ पे BP चेक करना, तो उनको यहाँ तो हंदवारा GMC रेफर होना पड़ता है, यहाँ तो उनको बारामूला जाना पड़ता है। तो काफी जिस तरह महकमे जो हेल्थ एक तरफ बड़े बड़े दावे तो करे कि हम हेल्थ सिस्टम में बेहतरी लाएंगे, क्या यही बेहतरी लाएंगे जब एक हेल्थ एनवायरमेंट सेंटर की बात करेंगे, TPSC की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स है हंदवारा के अंदर, सब जिला के अंदर, जहाँ पे बेशतर इस तरह की शिकायत आ रही है कि वहाँ पे मुलाजिमों की कमी है, जहाँ पे मुलाजिम पहले वहाँ पे होते थे, आज 1 महीने तो शमीम, क्या हम माने कि ये मुलाजिम वहां से ट्रांसफर किए गए हैं या ये मुलाजिम वहां आ नहीं रहे हैं ड्यूटी पर और हुकूमत की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है? जी गवार, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह मुकामी लोगों का कहना कि जब मैंने कंफर्म किया, वहां से सैलरी निकालता है, शादगोंड बाला से कुछ 2 मुलाजिम जो है सैलरी निकालते हैं, तो अशपुरा जो काजियाबाद का इलाका है वहां से वो ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये भी अगर वहाँ इस इलाके से वहां से पैसे निकालते हैं, उनका सैलरी वहां से निकलते हैं, तो बहुत शुक्रिया शमीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल ये है कि ड्यूटी की तैनाती एक जगह है, तनख्वाह दूसरे से निकल रही है, लेकिन अवाम का सवाल यही है कि जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया आपने, इक्विपमेंट भी लगाया, लेकिन डॉक्टरों और तिबी अमले की तैनाती कब करेंगे, तब जाकर अवाम को फायदा मिलता है। ये थी थोड़ी सी बात आज महकमा सेहत के हवाले से जो इंतहाई अहम है, क्योंकि हज़ारों करोड़ रुपया पंप किया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की सेहत ठीक रहे। लेकिन सेहत ठीक रहेगी कैसे जब निज़ाम के अंदर बहुत बड़ी खामियां हो और हुकूमती इदारे खामोश तमाशाई हो। छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 5 के 5 इस वक्त मेरे साथ बस।